गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 4.1, लेकिन उससे पहले पढ़ते हैं बेसिक्स, जिसकी ज़रूरत हमें इस एक्सरसाइज में पड़ेगी। तो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले ये जो टर्म है इक्वेशन, सबसे पहले इसको समझते हैं। इक्वेशन होता क्या है? बच्चों, मान लीजिए ये वैल्यू गिवन है आपको और एक ये वैल्यू गिवन है। दोनों में आपको एक फर्क नजर आ रहा होगा कि ये इक्वल्स टू साइन के साथ है, जिसमें एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कुछ वैल्यूज है, जबकि यहां पर इक्वल्स टू नहीं है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड भी नहीं है, केवल कुछ वेरिएबल्स और कुछ कांस्टेंट है। ये जो वैल्यूज गिवन है इस तरीके से, इसको कहते हैं बच्चों एक्सप्रेशन, और ये जो वैल्यूज गिवन है इसको कहते हैं इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब कि जिसमें आपको इक्वेट करना हो, इक्वेट मतलब दो चीजों में कंपैरिजन करना हो, इक्वल साइन जिसमें हो, वो कहलाता है हमारा इक्वेशन। ओके। अब क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कि जिस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 2 हो, वो कहलाती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे मान लीजिए हाईएस्ट डिग्री से क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे बोलूँ 2x + 1 = 0। आप देख रहे होंगे पहली बात तो ये इक्वेशन है, और हाईएस्ट डिग्री आपको कहीं कोई सी भी टर्म देखिए उसमें x का पावर कितना है, x का पावर यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब 1 होगा, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई 1, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे देखते हैं 2x3 + 3x² + 7 = 0, आप देखिए यहाँ पर मैक्सिमम पावर आपको क्या दिख रही है, x की पावर 2 है, x की पावर 3 है, तो यहाँ पे 3 पावर होने के कारण ये क्वाड्रेटिक नहीं बल्कि क्यूबिक बनेगा। अब देखते हैं एक इक्वेशन, 2x² + 7x + 5 = 0। आप देख रहे हैं ये एक इक्वेशन है, और इसमें जो मैक्सिमम पावर आपको नजर आ रही है वो आ रही है 2, तो जिसकी पावर 2 हो मैक्सिमम पावर, वो कहलाती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों। अब किसी भी इक्वेशन में आपने देखा होगा ये तो अल्फाबेट्स होते हैं और कुछ नंबर्स होते हैं। तो बच्चे, ये जो नंबर्स हैं, न्यूमेरल्स हैं जो, इनको कहते हैं कांस्टेंट। और कांस्टेंट का मतलब होता है जैसे कि आपके घर में कोई किसी भी कमरे की जो दीवार है वो हमेशा एक जगह पर ही रहती है, वो कभी बदलती नहीं है, इसलिए उसको कहते हैं कांस्टेंट, जो हमेशा फिक्स है। 2 हमेशा 2 ही रहेगा, 7 7 रहेगा, 3 3 रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दैट्स व्हाई दे आर कांस्टेंट। लेकिन जब आप x की बात करते हैं, ये जो x है ये कहलाएंगे हमारे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब होता है जैसे आपके घर में जो चेयर्स रखी होंगी, टेबल रखा होगा, वो अपनी पोजीशन लगातार बदलता रहता है। आपने अभी उसे उठाकर यहाँ रख दिया, फिर यहाँ रख दिया, तो जिसकी वैल्यूज बदलती रहे, वेरी करती रहे, उसको कहते हैं वेरिएबल। तो आपने क्वेश्चंस में कई बार पहले भी किया होगा कि पुट द वैल्यू ऑफ x = 1, या लेट करते हैं, मान लेते हैं किसी चीज को कि x का वैल्यू 1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, तो आपने देखा x को कभी आप 1 रख रहे हो, कभी 2 रख रहे हो, तो यानी ये फिक्स वैल्यू नहीं है, बदल रही है लगातार आपके हिसाब से, तो इसलिए इसको कहते हैं वेरिएबल। ठीक है बच्चों। अब इस इक्वेशन को मैं दोबारा से यहां पर लिख रहा हूं। यहां पर आपने ये एक जो पूरा ग्रुप देखा बच्चों, जो प्लस साइन के दोनों तरफ सेपरेट जिसको प्लस साइन कर रहा है, ये कहलाती है हमारी टर्म्स। तो आप टर्म्स को कैसे पहचानेंगे, आपको बस ध्यान देना है जो प्लस और माइनस के बीच में हो वो पूरी एक टर्म कहलाएगी। मल्टीप्लाई में टर्म नहीं बनती अलग अलग। जैसे सपोज कीजिए मैं ऐसे बोलूं 2 × 2x² + 7x × 3, तो आपको मल्टीप्लाई से जो सेपरेट हो रखे हैं उनको टर्म काउंट नहीं करना है, ये पूरी एक ही टर्म है। ये जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, क्योंकि मल्टीप्लाई होकर एक सिंगल यूनिट बन सकते हैं, इसलिए एक टर्म कहलाएगा, ये दूसरी टर्म कहलाएगा, ये एक अलग टर्म है। ऐसा नहीं है कि ये एक हो गया, 2 3 4, ये 4 अलग अलग यूनिट्स नहीं है टर्म्स की, ये केवल पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है। तो मल्टीप्लाई से कोई टर्म फॉर्मेशन नहीं होती, केवल प्लस और माइनस से
फॉर्मेट हो। जैसे मान लीजिए मैं लिखूंगा 2x² प्लस 7x माइनस 3 प्लस 4 इज इक्वल, इसको हटा देते हैं, इज इक्वल्स टू 0। तो आपने देखा 1 2 और ये 3 टर्म्स आ गई, माइनस के इधर उधर भी टर्म्स होंगी, प्लस के इधर उधर भी टर्म्स होंगे। समझ में आ गया? तो बच्चों सपोज कीजिए इसी इक्वेशन को, एक इक्वेशन लेता हूं मैं 2x² प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, और इसी इक्वेशन को मैं इस तरह से लिखूं तो दोनों में वैल्यूज में कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये इक्वेशन कहलाती है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म इसलिए क्योंकि एक तरीका है, एक आप समझ लीजिए कि एक डिसिप्लिन है जिसमें हम हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में चीजों को लिखते हैं। तो यहां पर x की पावर 2 हो गई, यहां पर x की पावर 1 हो गई, और यहां पर x की पावर 0 हो गई, क्योंकि x की पावर 0 1 हो जाता है, तो आपको यहां पे इसलिए x दिख नहीं रहा है तो उसको 0 मान लीजिए। जबकि यहां पर आप देखिए पहले 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर x की पावर 0 लिखा, तो कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है। तो इसको लिखने का जो स्टैंडर्ड तरीका है वो ये हो गया कि x की मैक्सिमम पावर सबसे पहले, फिर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता जाएगा। ओके, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन बनानी है आपको तो उसका फॉर्मेट होगा ax² प्लस bx प्लस c। देखिए, यानी सबसे पहले आपने देखा x स्क्वायर टर्म्स आ रही है, फिर x की सिंगल टर्म आ रही है, यानी इसका पावर 1 है, और यहाँ पर x का पावर कितना है 0। ये हो गया एक स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ओके, अब बच्चों एक चीज और ध्यान रखिए, मान लीजिए यहां पर a का वैल्यू 0 आता है, सपोज कीजिए, तो 0 आएगा तो ये हो जाएगा 0 इंटू x² प्लस bx और प्लस c, तो यानी ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा bx प्लस c। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी? इसकी पावर तो 2 है ही नहीं। तो आपको ध्यान रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप बना रहे हो, जब आप ax² प्लस bx प्लस c कह रहे हो तो a 0 नहीं होना चाहिए, वरना उसकी पावर ही खत्म हो जाएगी 2 वाली, तो 2 वाली पावर खत्म हो जाएगी तो क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा। ये 0 हो जाए ये चलेगा, लेकिन ये 0 नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इसको डिफाइन किया गया कि a इज एक नेवर बीन इक्वल्स टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। आगे समझ में? अब आगे चलते हैं। अब देखेंगे एक टर्म हम इसमें बार बार यूज करते हैं, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको इससे बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, नए नए टर्म्स से आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये केवल रिप्रेजेंटेशन के लिए एक नाम दे दिया गया है अलग से, ये आप पहले भी कई बार कर चुके हैं। देखिए 9th क्लास में हमारे पास एक इक्वेशन दी जाती थी और उसमें हमें px इज इक्वल्स टू 1 या 2 कोई वैल्यू बोलता था और हम पूरी इक्वेशन में वैल्यू रखते थे। याद है आपको? या इसको छोड़िए, आपने एक इक्वेशन सॉल्व करी होगी जिसमें आप करते थे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, कुछ याद है आपको? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और उसमें आप x के लिए कुछ वैल्यूज निकालते थे लास्ट में, जैसे कि x-2 और x-2 करके ऐसा कुछ आता था। फिर आप इसको x-2 इज इक्वल टू 0 पर x का वैल्यू 2 निकालते थे, x-2 इज इक्वल टू 0 पर x का वैल्यू 2 निकालते थे। ये ही जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। इसका मतलब ये होता है कि जब आप ये वैल्यू यहां पर रखेंगे, जैसे मैं ये वैल्यू 2 अगर यहां पे रख दूं तो ये 0 हो जाए, यानी जो वैल्यू रखने पर पूरी इक्वेशन का वैल्यू 0 हो जाए उसको कहेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ही कहलाता है हमारा रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी एक पॉलिनोमियल है। तो यहां पर जो वैल्यूज मैं निकालूंगा, एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए एक x², ये देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करते थे? आप कहते थे 2 1 2 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने पर 1 आ जाए, तो आप वो फैक्टर आपने निकाल दिए 2 और 1। आप इस माइनस साइन से देखते थे ना कि माइनस करने पर 1 आ जाए, यहां पर कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब ये 1 होगा। तो आपने फैक्टर निकालिए 2 और 1, 2 1 2 और 2 माइनस 1 1 होता है। तो x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 आएगा, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 आएगा, तो ये वैल्यू आ जाएंगे हमारे पास x प्लस 2 और x माइनस 1। अब आप ये आपने 9th में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सीखा है। अब यहां पर क्या करूंगा मैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहां पर सब जगह आपको 0 दिख रहा था, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया -2, और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 पर x का वैल्यू हो गया 1। इनका मतलब क्या था? जरा इन वैल्यूज को मैं इस इक्वेशन में अगेन वापस रख देता हूं। तो -2 का स्क्वायर हो जाता है 4 प्लस, और ये -2 था और -2 इज इक्वल टू 0, तो आप देखेंगे माइनस बाहर आ जाएगा माइनस। आपने देखा
4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो रहा है, यानी x का वैल्यू -2 रखने पर ये 0 बन रहा है पूरा। अब ये भी देखिए x इज इक्वल टू 1 रखता हूं मैं, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 और -2, 1 प्लस 1 होता है 2, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी 1 रख रहा हूं इस इक्वेशन में तो भी 0 आ रहा है, -2 रख रहा हूं तो भी 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गए हमारे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल को जीरो करने वाले दो हमारे पास वैल्यू हो गए -2 और 1। तो यही है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर आपको ये जो वैल्यू फाइंड करनी होती थी, 9th में हम ये वैल्यू फाइंड करते थे, उसके बाद हम ये नहीं करते थे, उसके बाद हम ये वैल्यू नहीं निकालते। इस बार आपको ये वैल्यू निकालनी है और ये वैल्यू बताती है ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी अगर आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। ओके, तो ये आपने देखा जब मैंने यहां पर पावर 2 लगाई थी तो मेरे पास दो वैल्यूज आई, यानी 2 जीरोस आए, यानी कि 2 रूट्स आए, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो। तो बच्चों किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं, यानी इसके दो सॉल्यूशन बोल लीजिए आप, इसके 2 रूट्स बोल लीजिए या 2 जीरोस बोल लीजिए, यानी कि क्वाड्रेटिक है, x की पावर 2 है, तो इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे, दो सॉल्यूशन आएंगे, यानी ऐसी दो वैल्यूज आएंगी जिसको यहां पे रखने पर ही पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों ये जो हमारी एक्सरसाइज 4.1 है, इसके लिए इन बेसिक से हमारा काम चल जाएगा। तो शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 4.1। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है आपको चेक करके बताना है कि जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन कौन से ऑप्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, क्वाड्रेटिक है, इसके लिए पहले में से सॉल्व करना पड़ेगा, यहां से देख के पता नहीं चलता। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर इसको मान लेते हैं हम लोग। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, और यहां पर ब्रैकेट ओपन करूंगा तो 2 इंटू एक्स, 2x माइनस 2 3 जा 6, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। आप देखिए 2x यहां पर भी प्लस का है, यहां पर भी प्लस का है, आप इसे डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। इस 6 को इधर लेके आ जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब आप बताइए जो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां पर देखिए एक्स वाली टर्म नहीं आ रही है, तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि हमने जो रूल पढ़ा था उसमें हमने बात की थी कि ये क्या ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है जहां पर ए इज नॉट इक्वल टू 0 हो, क्या ए इसमें 0 है मतलब एक्स स्क्वायर वाली टर्म 0 है, नहीं। डायरेक्ट सीधा सीधा ये समझिए कि अगर एक्स स्क्वायर आ रहा है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इसमें भले एक्स वाली टर्म नहीं है, लेकिन ये 0 हो भी जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाली टर्म है, सी वाली टर्म है, ए एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 टू 3 माइनस एक्स। सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस 2x। ओके, अब एक्स स्क्वायर और इस 2x को भी इधर लेके आ जाइए और इस 6 को भी इधर लेके आ जाइए, ये हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब बताइए क्या क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब करते हैं बच्चों उसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है x माइनस 2 x प्लस 1 x माइनस 1 और x प्लस 3। ब्रैकेट ओपन करेंगे, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स वन जा प्लस का x माइनस का 2x और माइनस का 2 वन जा 2, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का x और माइनस का 3। पहले इसका इससे फिर इससे फिर इसका इससे फिर इससे मल्टीप्लाई किया। अब देखेंगे जो एक्स स्क्वायर दोनों साइड एक जैसा है तो इनको कैंसिल कर दीजिए, और अब मैक्सिमम पावर यहाँ पर 3x मुझे पॉजिटिव का लग रहा है तो इन सब एक्सेस को उधर ले जाता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x, इधर से x आया माइनस एक्स, 2x इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, माइनस x यहाँ पर पहले से मौजूद था, -3 यहाँ पर पहले से मौजूद था।
इज इक्वल टू, यहाँ पे अब कुछ नहीं बचा तो 0। ओके, अब जो आपको इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ पर x की पावर 2 नहीं है, तो प्लस माइनस करने पर x की पावर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x की पावर में मल्टीप्लाई करने पर फर्क पड़ता है। तो आपने देखा यहाँ पर x है तो मैं इनको प्लस या माइनस ही कर पाऊंगा यहाँ से, तो पावर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये यहीं से पता चल रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, अब करते हैं बच्चों उसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस 5। आप देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो ये देखिए ये एक्स स्क्वायर इधर लेके आ जाइए, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 3 और माइनस का 5x सब हम इधर उठा के लेके आ गए, यहाँ बचेगा 0। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 कॉपीज, एक्स स्क्वायर को कॉपीज मान लीजिए, 2 कॉपीज माइनस सिंगल 1 कॉपी, कितना बचेगा 1 कॉपी बचेगा। x माइनस 6x, तो एक x में से 6x आप घटा देंगे तो ये 5x बचेगा माइनस का, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x और ये भी माइनस 5x था, ये फिर से छूट गया माइनस 5x और यहाँ पर बचेगा माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट कहता है 2x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल्स टू x प्लस 5 और x माइनस 1। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6x माइनस x और माइनस माइनस प्लस का 3 x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 5x और माइनस 5। ओके, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसमें इसको इधर उठा के पहले यहीं पे लिख देते हैं इसको, माइनस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स इधर आके प्लस एक्स हो जाएगा माइनस 5x हो जाएगा और प्लस का 5 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब 2x माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स माइनस 7x माइनस 7 और देखिए माइनस 7 प्लस 5 कितना होता है माइनस 12 और प्लस 1 यानी कि 11x माइनस का 11x। अब देखिए बच्चों एक्स स्क्वायर वाली टर्म आपकी आ चुकी है, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ चुकी है, तो यहीं से हमें पता चल जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, अब चाहे तो आप इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चा हमारे पास 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8 इज इक्वल्स टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट 6। आपको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, मैंने आगे पीछे लिख दिया 2ab। अब देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4x। ओके, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4x को इधर लेके आ जाइए तो 3x प्लस 4x प्लस 1 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो 7x प्लस माइनस माइनस 3 1 माइनस 4 तो 3, तो 7x माइनस 3, तो यानी मैक्सिमम पावर x की है 1, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, अब करते हैं इसका 7th पार्ट। क्वेश्चन 7th हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब to 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। बच्चों होल क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 a इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको भी हम खोल सकते थे यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं। एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 प्लस 3 2 जा 6x स्क्वायर
प्लस 3 ये हो जाएगा 2 2 4 4 3 12x इज इक्वल्स टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x क्यूब और माइनस का 2x देखेंगे 2x क्यूब इधर बड़ा है इधर छोटा है तो इसको इधर लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान देंगे जब आप इस इक्वेशन को ऐसे सॉल्व कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा मैं कभी इधर लेके जा रहा हूँ इसको कभी इधर लेके जा रहा हूँ। इस इक्वल्स टू साइन से आप ध्यान रखेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसलिए इधर लेके जा रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ पहली टर्म मेरी माइनस में लाए, जो मैक्सिमम पावर है वो माइनस में लाए। तो ये 2x क्यूब बड़ा लग रहा है आपको, x क्यूब छोटा है, तो इसलिए मैं इसको इधर लेके आ रहा हूँ। ओके, अब -2x यहीं पे रहने देते हैं और इधर से सब कुछ उठा के इधर लेके आ जाओ, माइनस माइनस एंड माइनस, और इधर क्या हो जाएगा 0। ओके, अब चाहे तो आप इसको उठा के इधर रख दो क्योंकि इसका मतलब क्या है ये दोनों बराबर है। तो 2x क्यूब माइनस एक्स क्यूब कितना हो जाएगा केवल x क्यूब माइनस का 2x और 12x कितना हो जाएगा 14x, ये हो जाएगा 2x और 12x 14x, और माइनस का 6x स्क्वायर और माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। तो आपने देखा यहाँ पर क्यूबिक टर्म आ रही है इसलिए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है ये बल्कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब करते हैं इसका 8th पार्ट। x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल क्यूब। अब देंगे इसको अब सॉल्व करेंगे बच्चों, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है बच्चों a क्यूब। अब देखिए इसे याद करने का तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए बच्चों a माइनस बी का होल क्यूब, पहले इसको समझ लेते हैं होता क्या है। a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला आप एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। आप इस तरीके से इसको लर्न करेंगे। क्यों? देखिए अगर मैं इसको भी एक्सपेंड करूं तो ये आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3a बी स्क्वायर। आप देखेंगे जब मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाके सॉल्व किया तो यहां पर जो टर्म आ गई वो प्लस वाली आ गई। तो यहां पर माइनस और प्लस में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि कौन सा वाला माइनस है कौन सा वाला प्लस है, लेकिन यहां पर आपको एक ध्यान से देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं, आपको पता है सभी माइनस करने होते हैं। हालांकि ये वैल्यू प्लस है लेकिन आपको यहां पे से पता चल रहा होगा कि फॉर्मूले में सभी माइनस वाली टर्म a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी, तो ये याद करना थोड़ा सा ज्यादा आसान होता है कंपैरिजन टू दिस। तो आप इस तरह से याद करेंगे। तो अब मैं वैल्यू रख देता हूं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी और ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 3 टू जा 6x, अब मैं 6x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 6x स्क्वायर प्लस 6 टू जा 12x। आप देखेंगे x क्यूब से तो x क्यूब कैंसिल हो गया और 6x स्क्वायर को इधर लेके आ जाते हैं तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस का 12x और प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। मैं सबको उठा के इधर लेके आ गया 0 गया। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर 2x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस माइनस का 13x और प्लस 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 का 9 इज इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा हो गया क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बच्चों क्वेश्चन सेकंड कह रहा है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन जो हमें कह रहा है वो ये है, वो बोल रहा है जो आपको सिचुएशन गिवन है क्या इसकी क्वाड्रेटिक बन सकती है, तो आपको केवल क्वाड्रेटिक बना के दिखाना है, उसको सॉल्व नहीं करना, आपको उनकी वैल्यूज फाइंड नहीं करनी है। ओके, अगर वो बनती है तो उसको क्वाड्रेटिक बना के बस दिखा दीजिए, इतना ही सॉल्व करना है आपको। ओके, तो फर्स्ट है जो क्वेश्चन हमारे पास वो कह रहा है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो गिवन वैल्यू है आपको एरिया, वो कितना है 528 मीटर स्क्वायर। फिर कहता है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। पूछो यहां पर एक बात आपको पहले ध्यान देनी है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये वाला जो स्टेटमेंट है आपको उस पर फोकस करना है। बोल रहा है द लेंथ ऑफ अ प्लॉट, जो लेंथ है वो ब्रेथ से एक ज्यादा है
लेकिन ब्रेथ से एक ज्यादा नहीं है, ब्रेथ के दोगुने से भी एक ज्यादा है। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 रुपए हैं, तो आपके भाई के पास या आपके सिस्टर के पास आपसे, मान लीजिए आपके पास 10 रुपए, तो उसके पास कितने हो, 10 2 20 एंड +1 21, यानी 2 गुने से भी 1 रुपए और ज्यादा। तो यानी जो लेंथ होगा हमारे पास वो ब्रेथ से कितना होगा, पहले तो 2 गुना और 2 गुने से भी एक ज्यादा। समझ गए आप? तो यानी अगर ये 10 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू 2 +1, ऐसे ही तो होगा, 10 2 20 और प्लस उसमें और 1 और ऐड करना है। तो बच्चों आप यहाँ पर इसको, हमें ये तो पता नहीं है कि ब्रेथ कितनी है, 10 यूनिट है 5 यूनिट है, तो मैं इसको x मान लेता हूँ। तो 10 की जगह पे x रख दीजिए आप, तो ये कितना हो जाएगा, x इंटू 2 और प्लस का 1। तो यानी अगर ब्रेथ हमारे पास x होगी तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x + 1। अब जरा ध्यान से देखिए, ब्रेथ के 2 गुने से एक ज्यादा है लेंथ। ठीक है, अब ये हमारे पास हमें लेंथ मिल गई और ये ब्रेथ मिल गई, और उसने कहा था क्वेश्चन में कि इनका एरिया जो है वो 528 है। तो एरिया का फॉर्मूला होता क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू एरिया। तो लेंथ की जगह पे रखेंगे हम 2x + 1 और ब्रेथ की जगह पे रखेंगे x इज इक्वल्स टू 528। सॉल्व करेंगे तो 2x² + x और 528 को इधर लेके आ जाइए, -528 इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, बस आपको यहीं तक इसको सॉल्व करना था। ठीक है, अब करते हैं उसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive integer इज 306। प्रोडक्ट मतलब आप समझते हैं मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, एक के बाद एक। ठीक है, उन इंटीजर्स का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन जो है 306 है। आपको बताना है वो इंटीजर क्या होंगे, बोल रहा है वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये तो पता नहीं है कि कॉन्सिक्यूटिव में पहला नंबर क्या है। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब हुआ जैसे 1 के बाद आप 2 बोलेंगे तो ये कॉन्सिक्यूटिव है। 2 तो 3 बोलना पड़ेगा आपको, 2 3, और 4 तो फिर 4 के बाद 5। आप ऐसे ले सकते हैं 4 और ये 6, ऐसे वो 2 इंटीजर नहीं है, वो इंटीजर ऐसे 2 होंगे, कोई से भी मतलब कोई भी नंबर होगा, लेकिन उसके बाद वाला, जस्ट बाद वाला ही दूसरा नंबर होगा। तो ऐसे 2 नंबर का जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया कितना, 306। तो बोलता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है आपको। अब देखेंगे जो, अगर आपको कॉन्जिक्यूटिव लेना है तो आप सपोज इसको देखिए, ये पहला नंबर है 1, तो दूसरे वाले नंबर में इसमें और इसमें कितना फर्क आ रहा है। देखिए ये अगर 1 है तो ये इससे कितना ज्यादा है, केवल एक ही तो ज्यादा होगा। अगर ये 1 है 2 है तो 2 से 3 में कितने का फर्क आ रहा है, +1 का। 4 से 5 में कितने का फर्क आ रहा है, +1 का। आप 100 और 101 में देख लीजिए, +1 का ही फर्क आ रहा होगा। तो यानी अगर एक नंबर मेरे पास x होगा तो दूसरा हो जाएगा x + 1। ठीक है, एक x तो दूसरे वाले में कितने का फर्क होगा, 1 का फर्क होगा। और अगर आप x + 1 लेते हैं पहले वाले को तो दूसरे वाले को आप x + 2 ले सकते हैं, है कि नहीं है। आप इसको, कोई जरूरी नहीं आप x ही ले, आप x + 1 ले लीजिए तो फिर x + 2 हो जाएगा। फर्क अभी भी दोनों में एक ही डिजिट का है। तो हमें मिल गए हमारे 2 वो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा था, x इंटू x + 1 करने पर, मल्टीप्लाई करने पर इनको 306 आ रहा था। सॉल्व कर लेते हैं, x इंटू एक्स, x² + x 1 x, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 306। तो x² + x - 306 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक बन गई। अगर मैं सॉल्व करने के लिए कहेगा तो हम इसको आगे सॉल्व भी कर सकते हैं। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। क्वेश्चन कह रहे हो बच्चों, रोहन्स मदर इज 26 years older than him। रोहन की जो मदर है वो रोहन से कितने साल बड़ी है, 26 years रोहन से वो बड़ी है। तो यानी अगर रोहन, जैसे सपोज कीजिए आपकी एज इस समय है मान लो 15 साल, और आपकी जो मदर है उनकी एज आपसे 26 years वो आपसे बड़ी है, तो बताइए उनकी एज क्या होगी। ऐसा ही होगा 15 + 26। आपसे वो 26 साल बड़ी है, वो 26 साल की नहीं है, आपसे 26 साल बड़ी है। तो वो कितने का हो जाएगा, 6 + 5 11, 2 + 1 3 + 1 4, यानी उनकी एज होगी 41। तो यानी अगर आपकी एज 15 है तो आपकी मदर की एज जो होगी 15 + 26 होगी।
तो अगर आपकी एज हम x मान लें तो मदर की एज कितनी आ जाएगी, x प्लस 26। समझ गए आप? अब आगे इक्वेशन बोलता है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी। देखो बच्चों, नहीं वो एज कब की बता रहा होगा, आज से 3 साल बाद की एज बता रहा होगा। तो सपोज कीजिए आज जो एज है रोहन की वो है x ईयर्स, मम्मी की है x प्लस 26, तो आज आपकी एज हमने कितनी ली थी उस समय, 15 साल। तो बताइए 3 साल बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी, 18 की। आपने क्या किया, 15 में 3 ऐड कर दिया, तो यानी 3 years फ्रॉम नाउ कितनी हो जाएगी रोहन की एज, x प्लस 3, और मदर की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 प्लस 3, ऐसा ही होगा। तो रोहन की एज हो गई x प्लस 3, मदर की एज हो गई x प्लस 29। ठीक है, अब वो बोल रहा है 3 साल बाद उनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो आता है 360, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, 360। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x और प्लस 29 से 33 से 90, 90 में से 3 माइनस कर दीजिए तो 87, 360। तो एक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3 कितना हो जाता है, 32x, और इसमें से 87 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस 7 3, 5 माइनस 8 15 माइनस 8 7, यहाँ बचेगा 2। तो माइनस का 273 इज इक्वल्स टू 0। हमें ये क्वाड्रेटिक ही निकालनी थी। ओके, यानी इसकी भी क्वाड्रेटिक पॉसिबल है। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन कह रहा है अ ट्रेन ट्रेवल्स a distance of 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। डिस्टेंस जो है हमारे पास वो है 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब वो स्पीड को बढ़ाता घटाता नहीं है, एक जैसा चलता है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अब वो बोल रहा है अगर इसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से घट जाती देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो इस ट्रेन को वही दूरी तय करने में 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। मतलब ऐसा हो गया जैसे मैं बोलूं आप चल रहे हैं मान लीजिए 50 की स्पीड से, तो आप कहीं पर 50 की स्पीड से चल रहे हैं और इतनी दूर जा रहे हैं कि वहां पहुंचने में आपको लग गए कितने, 6 घंटे। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है अगर आपकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाए, यानी 50 से 8 माइनस कर दीजिए कितना हो जाएगा, यानी अगर आप 42 की स्पीड से जाते तो आपको 9 घंटे लगते। ऐसा क्या है ओके, कि ट्रेन जो चल रही है अगर वो अपनी ओरिजिनल स्पीड से 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम कर दे तो उसको 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। आपको बताना है कि उसकी इक्वेशन बना के आपको बताना है। बच्चों क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत है। देखिए वैल्यूज गिवन है हमारे पास, एक तो 480 किलोमीटर, दूसरा हमें स्पीड पता है जो लेस कर रहा है, यानी स्पीड जो लेस की गई है वो की गई है 8 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इसके अलावा हमें कुछ और एक टाइम पता है। हमें टाइम हमें दे दिया गया कितना, 3 hours। तो यानी ये प्लस का 3 hour है, ये माइनस की 8 है। वैल्यूज एक्चुअल वैल्यूज हमें अभी भी नहीं पता है ना, तो इन्हीं से कुछ बनाना पड़ेगा हमें। अब देखिए, अब जो इस इक्वेशन को बनाने के लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा इन चीजों को, थोड़ा सा कोशिश आपको एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए आपको ये तो पता है कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में वैल्यूज रखनी है अगर इसे इक्वेशन बनाना है, ये तो आपको पता है। तो ऐसा क्या वैल्यू रखूं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाए, ऐसा क्या वैल्यू रखें। हमें ये पता है बच्चों कि डिस्टेंस 480 किलोमीटर है हर बार। वो बोल रहा है, वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बोल रहा है 480 किलोमीटर वो कवर कर चुका है अभी। तो एक कंडीशन तो ये हो गई ना कि वो अभी इस स्पीड से कवर कर चुका है, एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन बोल रहा है कि अगर वो नई वाली कंडीशन से ट्रेवल करे, मतलब 8 किलोमीटर पर आवर की कम स्पीड से ट्रेवल करे, तब वो 3 घंटे ज्यादा लेता है। इसका मतलब ये दूसरी कंडीशन हो गई। दो इक्वेशन बन गई कि नहीं हमारे पास। जैसे मान लीजिए पहले वो चलता है, सपोज कीजिए x की स्पीड से, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, ठीक है, तो भी इसके लिए डिस्टेंस कितना रहेगा, 480 ही रहेगा।
ठीक है। और जब वो चल रहा है x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, भाई उसने अपनी स्पीड में 8 का क्या कर दिया, 8 की स्पीड कम कर दी है, तभी भी डिस्टेंस हमारा 480 ही है कि नहीं। और जो टाइम उसने लिया है वो लिया है 3 आवर्स ज्यादा। तो ऐसा करते हैं हम लोग, क्यों ना मैं इसको टाइम में चेंज कर दूं। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करके टाइम में चेंज कर दूं, इस इक्वेशन को टाइम के लिए बना दूं, टाइम के लिए इट मींस मतलब आपको यहां पे ये तो पता ही नहीं है कि टाइम कितना है, ठीक है। आपको ये पता है, आपने स्पीड को x ले लिया, अब आप टाइम को y नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर आपको केवल एक ही वेरिएबल लेना है। लेने के लिए आप ऐसे ही बोल सकते हो y आवर्स लगे, लेकिन आपको एक ही वेरिएबल लेना है, तो इट मींस x की फॉर्म में कुछ करना पड़ेगा आपको। तो मैं यहाँ पे से टाइम के लिए इक्वेशन बनाता हूँ। तो स्पीड मेरे पास आ गई, डिस्टेंस हमें गिवन है, तो यहाँ पे से टाइम कितना बनेगा, स्पीड इज इक्वल टू क्या बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना था 480, और स्पीड हमारे पास कितनी थी x, ये बन गया हमारे पास टाइम फॉर कंडीशन फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन में क्या कहते हैं, वो कहता है डिस्टेंस इतना ही था, स्पीड इस बार x माइनस 8 हो गई, लेकिन जो टाइम है वो 3 घंटे कम लिया, ज्यादा लिया गया, ज्यादा लिया गया। अब आप बच्चों जरा ध्यान से, ये वाला जो टाइम है, सपोज कीजिए अगर ये 10 घंटे लेता है, तो ये वाला टाइम कितना लेता होगा, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इक्वल नहीं लिखेंगे, ये 3 घंटे ज्यादा ले रहा है, मतलब ये जो टाइम है, ये वाला टाइम मान लीजिए 10 घंटे लेता है पूरी जर्नी को करने में, तो ये वाला टाइम कितना लेगा भाई, 10 प्लस 3 यानी कि 13। देख रहे हैं आप, यानी ये जो वैल्यू, ये जो आप 480 अपॉन एक्स देख रहे हैं ना बच्चों, ये आवर्स में आ रहा है, यानी ये टाइम है। इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो टाइम ही तो बनेगा, आर बनेगा, और यहां पर सॉल्व करूंगा तो ये भी आर बनेगा। तो ये जो टाइम ले रहा है ये 3 घंटे कम ले रहा है कंपैरिजन टू दिस, यानी ये 480 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 480 अपॉन एक्स माइनस 8 हो सकता था अगर ये और ये दोनों बराबर समय लेते, लेकिन इसने कितना ज्यादा लिया है, 3 घंटे ज्यादा लिया है। तो अगर मैं इसमें से 3 घंटे माइनस कर दूं तो क्या ये इक्वेशन बराबर होती है, या 3 घंटे यहां प्लस कर दूं तो भी इक्वेशन बराबर होती है। समझ में आया आपको, इसको इस तरह से इक्वेट करना है बच्चों कि आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर करनी है। आपने देखा यहां पर ये भी टाइम है, ये भी टाइम है। जैसे सपोज कीजिए आपने बहुत बार इक्वेशन बनाई भी होंगी, आपके पास है 10 रुपए, आपके भाई के पास है 5 रुपए, तो आपके पास कितने रुपए ज्यादा है, आपके पास 5 रुपए ज्यादा है। अगर मुझे इन दोनों वैल्यूज को बराबर करना हो तो आप क्या करेंगे, इक्वल तो बिल्कुल नहीं है भाई, 10 5 के इक्वल तो नहीं होता। तो जितने कम आपके भाई के पास है, या तो उसे उतना दे दो तो ये बराबर हो जाते हैं, या जितने ज्यादा आपके पास है उतने घटा दो तो भी ये बराबर हो जाते हैं। 10 माइनस 5 5, अब 5 5 के बराबर है। इस तरह से आप इक्वेशन को इक्वल करते हैं। तो यहां पर जो टाइम था वो 480 अपॉन एक्स था, यानी ये 3 घंटे कम ले रहा था, ये 3 घंटे ज्यादा ले रहा था, तो मैंने इसमें से 3 को माइनस कर दिया। अब ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो गई। ओके, अब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 480 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 480 माइनस एक्स माइनस 8 इंटू 3 अपॉन में एक्स माइनस 8 हो जाएगा। 480 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल्स टू 480 माइनस 3x प्लस का 8 3 जा 24, और यहाँ पे x इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, ये हो जाएगा 480x माइनस 8 0 जा 0, 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 4 जा 32 प्लस 6 38 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 480x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 24x। 480x से 480x कैंसिल हुआ, 3x स्क्वायर को इधर लेके आइए, माइनस 24x को भी इधर लेके आइए, और माइनस 38 40 इक्वल्स टू 0, 11 4 15, यानी ये भी 3 8 जा 24 माइनस 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 3 2 जा 0, यानी ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, ये आ गया आपका सही आंसर। ठीक है, तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, ये बन गई। तो बच्चों ये हमारा एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इसकी एक्सरसाइज 4.2।
थैंक यू।